नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। इसके अंतर्गत हम लोग अतिलघुत्री प्रश्नों को देखेंगे। 5 वर्ष जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 2020, 2021, 2022, 2023 और 2025 में जितने भी अतिलघुत्री आए हैं, सभी को एक ही बार में सोल्व करेंगे और अप्रैल 2026 में ये जो है एग्ज़ाम भी होने वाला है, लास्ट अप्रैल में। तो चलिए, पेपर 2 रहेगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अगला जो है हम लोग प्रश्न लेते हैं, अतिलघुत्री प्रश्न। 2020 का पेपर है साथियों, इसको सोल्व करेंगे। अतिलघुत्री प्रश्न जानते ही हैं, प्रश्न 16 से लेकर के 30 तक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, अतिलघुत्री प्रश्न। तो आइए प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करते हैं और 30 तक चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी शैक्षिक संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति, विकास और सफल संचालन के लिए बनाई गई योजनाओं को संस्थागत नियोजन कहते हैं। इसका मुख्य अर्थ योजनाएं बनाना है। ठीक, जो संस्थागत नियोजन है, यह किसी उद्देश्य की पूर्ति, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय की कोई न कोई एक उद्देश्य होता है, ठीक? कि दूसरों को जागरूक करना, पढ़ाना और पैसे को भी इकट्ठा करना, ठीक है? पैसे में दूसरों को प्रबंधित करके जो है संचालन करना, ताकि पैसा भी कम लगे और अच्छे से जो है गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था भी चलाई जाए, ठीक? उदाहरण के लिए विद्यालय में खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर वुच के अनुसार आवश्यकताओं और उपलब्ध साधनों के आधार पर संस्था के विकास की योजना ही संस्थागत नियोजन है। प्रश्न संख्या 17 है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मिलजुल कर जीवन व्यतीत करता है। ठीक, समुदाय जैसे व्यक्ति हो गए, जैसे विद्यालय में समुदाय, समाज में समुदाय, मतलब जो व्यक्तियों का समूह है जो किसी एक को विभिन्न-विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकें। और जैसे विद्यालय में ठीक समुदाय होते हैं, उनसे जुड़ी चीज़ें जो है कार्य करते हैं ताकि स्कूल को सही तरीके से चलाया जाए, सहयोग करते हैं, ठीक है? समुदाय ही तो करते हैं। समुदाय शब्द कौम अर्थात एक साथ और म्यूनस अर्थात सेवा से बना है, अर्थात एक साथ रहकर सेवा करना। प्रश्न संख्या 18 है, अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षक और अभिभावक के बीच आपसी समझ का विकास करना। दूसरा है, शिक्षक और अभिभावक के सहयोग से छात्रों की समस्याओं का समाधान करना। ठीक, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक दोनों मिले रहेंगे, बीच-बीच में बच्चों की जानकारी देते रहेंगे, तो जो है अच्छे से समाधान हो पाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, विद्यालय की शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना। अगला प्रश्न संख्या 19 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन-कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, विद्यालय के मानव संसाधन में विद्यालय प्रमुख, शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी, कार्यालय और सहायक कर्मचारी, छात्र और समुदाय शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर के विद्यालय के संचालन और विकास में योगदान देते हैं। ठीक है? तो ये जो है विद्यालय के मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? जो उनमें सहयोग करते हैं चलाने के लिए, उन सभी जो है मानव संसाधन के अंतर्गत आ जाएँगे। अगला देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 20, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, समय सारणी वह तालिका या चार्ट है जिनमें प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, कक्षाओं और गतिविधियों के लिए
बाँटा जाता है, यह दर्शाता है कि प्रत्येक कक्षा में कौन-सा विषयों और क्रियाकलाप किस समय होगा। अगला है प्रश्न संख्या 21, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, वित्तीय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें परिवार या संस्था अपनी उपलब्ध सभी आय जैसे वेतन, किराया, ब्याज, लाभांश, बोनस, सेवानिवृत्ति लाभ आदि का योजना अनुसार उपयोग, नियंत्रण और मूल्यांकन करती है। इसका उद्देश्य धन का सही और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करना होता है। ठीक, आइए अगले देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 22 है, पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा वह घटना है जो मानव के जीवन से जुड़ी या जीव जंतु जो होते हैं, ठीक है, जीव जंतु और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए जैसे भूकंप हो गया, भूकंप अगर आ रहा है तो जो पृथ्वी के ऊपर हो उसी को तो नुकसान पहुंचेगा जो उससे जुड़े हुए हैं। जैसे जीव जंतु हो गए, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आ जाएंगे। भूकंप, ठीक, नुकसान करेगा जीव जंतु को। बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन, सुनामी, चक्रवात, ये सभी जो है मानव और जो जीव जंतु हैं इनको प्रभावित करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 23, शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। ठीक है, जो शैक्षिक भ्रमण होता है मतलब घूमते टहलते समय जो है, भ्रमण करते समय कोई न कोई शिक्षा से जुड़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इतिहास से जुड़ी आ जाती हैं, तो उसी को कहते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, शैक्षिक भ्रमण से छात्रों के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। जब कोई बालक, ठीक, कोई भी विद्यार्थी घूमता है, टहलता है, देखता है और उसको जो है कुछ न कुछ अगर वहाँ पर दिख जाता है तो वह जो है अच्छे से जो है उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाता है, ठीक है। जैसे कोई चित्रकला है, कोई मंदिर है, कितनी प्राचीन है, वहाँ पर देख कर के समझ जाता है कि हाँ, क्या पुरानी कैसी है, और वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। दूसरा है, शैक्षिक भ्रमण से विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक और वास्तविक जीवन से जुड़ते हैं, ठीक है। किताब में तो पढ़ कर के देखा ही जाता है, जब आप रियल लाइफ निकलेंगे, देखेंगे तो वहाँ पर जो है सब कुछ साक्षात दिखता है तो अच्छे तरीके से आता है। अगला है, अन्य लाभ की बात करें तो दृष्टिकोण का विस्तार, व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। अगला है प्रश्न संख्या 24, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो उत्तर है, पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। यह वह जगह है जहाँ छात्र विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपने सवालों का हल खोजते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं, इसीलिए इसे विद्यालय का हृदय कहा गया है, ठीक है। जिसमें लाइब्रेरी हो सकता है और जो पुस्तकालय होता है जहाँ पर लाइब्रेरी होती है, ठीक है, सभी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें, किताबें रखी होती हैं, पढ़ा जाता है। अगला देखेंगे साथियों, अगला है प्रश्न संख्या 25, वीडियो को भी जो है शेयर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो उत्तर हो जाएगा, सीखने और पढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। दूसरा है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना। तीसरा है, छात्रों में सामुदायिक भावना का विकास करना। चौथा है, छात्रों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। पाँचवा है, सहयोगात्मक ढंग से कार्य करने की आदत विकसित करना। आइए, प्रश्न संख्या 26 है, लर्निंग कॉर्नर से क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना है जहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री व्यवस्थित रूप से रखी जाती है। छात्र इन सामग्रियों को देख, छू और प्रयोग करके सीखते हैं। इसमें पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, कहानियाँ और अन्य सामग्री शामिल होती हैं। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करती हैं, ठीक है। आइए, मीना का मंच जो होता है इसका क्या उद्देश्य होता है? साथ ही पूछा गया है कि मीना मंच का क्या उद्देश्य है?
तो उत्तर है मीना मंच का उद्देश्य बालिकाओं को आगे बढ़ाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना है। ठीक है, जो बालिकाएं स्कूल नहीं जाती हैं उनके लिए जो है यह मंच है एक प्रकार का, ताकि खुल कर के बोल पाएँ और दूसरों को भी जो है सुझाव दे पाएँ कि विद्यालय जाना पढ़ना भी है। ठीक है, यह मंच उन्हें शिक्षा से जोड़ने, नियमित विद्यालय आने और लिंग आधारित भेदभाव के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बालिकाओं की सुरक्षा और सहयोग के समाधान पर भी जो है ध्यान दिया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 28 है, प्रयोगशाला के महत्व का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है प्रयोगशाला में छात्रों को करके सीखने का अवसर मिलता है, जिससे वे विज्ञान में रुचि विकसित करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि अपनाते हैं। आइए महत्व देखते हैं साथियों, महत्व क्या-क्या होता है। पहला महत्व है छात्रों में उत्सुकता और रुचि बढ़ती है। ठीक है, जब प्रयोगशाला होगी, जैसे विज्ञान है तो करके देखा जाता है, करके सीखा जाता है ना, कि क्या रिजल्ट आता है, किस-किस को क्या मिलाएँगे केमिकल तो क्या बन जाएगा, ठीक? रिएक्शन कराया जाता है। तो वहाँ पर तो जो है उत्सुकता के साथ देखा ही जाता है, ठीक? दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तीसरा है अनुभव आधारित ज्ञान अधिक अस्थायी होती है, ठीक है? अनुभव जब प्रयोग करेंगे तो अनुभव होगा ही। चौथा है उपकरणों की मरम्मत और निर्माण से आत्मनिर्भरता आती है। सोचने, निरीक्षण करने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है? आइए प्रश्न संख्या 29 है, ग्राम शिक्षा समिति क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति उस कमेटी को कहते हैं जो ग्राम स्तर पर विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के संचालन और निगरानी के लिए बनाई जाती है। इसका अध्यक्ष ग्राम सभा का प्रधान होता है और सचिव प्रधानाध्यापक होते हैं। इसमें अभिभावक और छात्र प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 30, विद्यालय अभिलेख के बारे में बताइए। तो उत्तर हो जाएगा विद्यालय अभिलेख वह प्रतिबद्ध रिकॉर्ड है जो किसी योजना, गतिविधि या लेन-देन का विवरण रखता है। अभिलेख मतलब जैसे साथियों जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे लॉगबुक हो गया, जो किताबें वहाँ पर उपस्थित होती हैं, ठीक? छात्र उपस्थिति पंजिका हो गया, टीचर उपस्थिति पंजिका हो गया। तो वहाँ का जो अभिलेख है जो दर्शाता है किन-किन चीज़ों को वहाँ पर, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं कौन-कौन से प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य और वित्तीय अभिलेख, दूसरा है सामान्य अभिलेख, तीसरा है शैक्षिक अभिलेख, परीक्षा अभिलेख, पुस्तकालय अभिलेख, उपकरण संबंधित अभिलेख। तो ये सभी प्रकार के जो हैं वहाँ पर अभिलेख होते हैं, ठीक है? पुस्तक अभिलेख भी जानते हैं कि जो पुस्तक वितरण किया जाता है उसका अभिलेख होता है। आइए हम लोग जो है अब बढ़ते हैं साथियों 2021 के पेपर में चलते हैं, ठीक है? तो 2021 का जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आइए 2021 का प्रश्न है अतिलघुत्तरी प्रश्न 16 से लेकर के 30 तक। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थानों के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। मतलब जो विद्यालय है, जो उसका टारगेट क्या होता है, ठीक है? कम पैसे में कैसे उसका प्रबंधन किया जाए ताकि पैसा भी ज़्यादा ना लगे और उसका, ठीक है, कार्य अच्छे तरीके से कार्य भी हो जाए, ठीक है? इसके अंतर्गत शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाना, उनका संगठन करना, निर्देशन देना तथा मानव भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है। विलियम्स एच न्यूमैन के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के समूह के प्रयत्नों का मार्गदर्शन, नेतृत्व एवं नियंत्रण ही प्रबंधन है। आइए प्रश्न संख्या 17 है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? उत्तर है लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह निर्धारित कोना होता है जहां शिक्षक अधिगम सामग्री रखी जाती है। इसमें बच्चे सामग्री को देखकर, छूकर और प्रयोग करके सीखते हैं। यहाँ पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, चार्ट, चित्र, अन्य उपयोगी सामग्री व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं, जिससे बच्चों की
सीखने की रुचि और समझ जो है बढ़ जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य होता है? जो विद्यालय होती है, जो संगठन बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं। विद्यालय संगठन का उद्देश्य सीखने और सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। ठीक है, जैसे वहाँ के जो जिस विद्यालय जहाँ पर विद्यालय है, जिस गाँव में, वहाँ के जो है कुछ समूह के लोग जो हैं, ठीक है, उनका सहयोग देना विद्यालय के, ठीक है, ताकि वहाँ का वातावरण बना रहे और बच्चे जो है अच्छे से सीख पाएँ, टीचर अच्छे से पढ़ा पाएँ, ठीक है। पानी की सुविधा, अगर नल खराब है तो नल बनवा देना, ठीक है। भवन अगर मरम्मत करानी हो तो थोड़ा बहुत गाँव वाले ही मदद करके बनवा दें, ठीक है। सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो नहीं हो पाता है ना उतना अच्छा। तो थोड़ा-सा समुदाय की भी जो है ज़रूरत हो जाती है, तो ये सभी बातें हैं, ठीक है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। विद्यालय संगठन छात्रों में सहयोग, सामुदायिक भावना और कार्यकुशलता का विकास करता है तथा इन्हें मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालता है। प्रश्न संख्या 19 है, मीना मंच का क्या उद्देश्य होता है? हमने अभी बताया साथियों, एक बार देख लेते हैं। मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए बनाया गया एक मंच है, जहां वे खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, विद्यालय में नियमित उपस्थिति बनाए रखना तथा लिंग भेदभाव के प्रति जागरूक करना। इसके माध्यम से बालिकाओं की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक चेतना का विकास किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 20, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो पाठ्यक्रम के साथ-साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इनमें खेल-कूद, संगीत, कला, अभिनय, वाद-विवाद, भाषण आदि जो है शामिल होते हैं। इन क्रियाओं का आयोजन विद्यालय द्वारा किया जाता है, जिससे छात्र की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं का विकास हो सके। आइए प्रश्न संख्या 21 पूछा गया है कि किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएँ वे आपदाएँ होती हैं जो अचानक और प्राकृतिक कारणों से घटित होती है तथा जान-माल हानि का नुकसान हो जाता है, ठीक है? नुकसान करती हैं। प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ज्वालामुखी, सुनामी, बिजली, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी समय जो है घटित हो सकती हैं और जो है यहाँ पर प्रभावित, ठीक है, मनुष्य हो सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 22, प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? तो उत्तर है, प्रबंधन एवं प्रशासन में निम्न अंतर है। पहला है प्रबंधन। प्रबंधन विद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारित करता है। इसका उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। यह अपेक्षाकृत लचीला होता है। इसका कार्य कठोर नियमों से पूर्णतः बँधा नहीं होता है। यह संपूर्ण संगठन की क्षमताएँ बढ़ाने पर बल देता है। शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन सम्मिलित होता है। आइए प्रशासन जान लेते हैं क्या-क्या होता है। प्रशासन प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियम बनाता है। दूसरा है, इसका उपयोग मुख्यतः विद्यालय के दायरे में होता है। यह अपेक्षाकृत कठोर होता है। चौथा है, यह नियम कानून के अंतर्गत कार्य करता है। पाँचवा है, यह कर्मचारियों की कार्यकुशलता और अनुशासन पर ध्यान देता है। छठवां है, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन का एक अंग होता है। आइए प्रश्न संख्या 23 है, डायट मेंटर कौन होता है? तो उत्तर होता है कि डायट मेंटर वे प्रवक्ता होते हैं जिन्हें डायट द्वारा ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य सौंपा जाता है। एक डायट मेंटर को एक या एक से अधिक
ब्लॉकों की जिम्मेदारी दी जाती है। तो डाइट मेंटर के प्रमुख कार्य क्या-क्या होते हैं? पहला होता है कि बीआरसी की मासिक बैठक में भाग लेना। दूसरा है विद्यालय एवं ब्लॉक संसाधन केंद्र का भ्रमण करना। तीसरा है शिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना। चौथा है शिक्षक एवं छात्रों को शैक्षिक सहयोग देना। अगला प्रश्न संख्या 24 है विद्यालय अभिलेख के महत्वपूर्ण प्रकार बताइए। तो उत्तर हो जाएगा विद्यालय अभिलेख के प्रमुख प्रकार। पहला है सामान्य और वित्तीय अभिलेख, दूसरा है सामान्य अभिलेख, तीसरा है शैक्षिक अभिलेख, चौथा है परीक्षा अभिलेख, पांचवा है पुस्तकालय अभिलेख, छठवां है उपकरण संबंधित अभिलेख। अभिलेख जान ही रहे हैं साथियों, किसी भी चीज़ों को जो इकट्ठा करके रखा जाता है, जानकारी को जो रखा जाता है जिसमें, वही अभिलेख होता है। जैसे बुक हो गई, ठीक है? जो विद्यालय में रखा गया बुक होता है, जो ये दर्शाता है कि कौन कौन कब आया, कब गया, किसकी बुकें किस विद्यार्थी को बुकें मिली, किस विद्यार्थी को बुक नहीं मिली। ये सभी जो डेटा होता है इकट्ठा करके रखा जाता है बुक में बना करके, उसी को कहते हैं अभिलेख, ठीक है? और कई प्रकार के अभिलेख हो जाते हैं, ठीक है? अब विद्यालय है तो विद्यालय के द्वारा देखा जाएगा कि अभिलेख। आइए प्रश्न संख्या 25 है शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। उत्तर है शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा शिक्षकों को उद्देश्य पूर्ति हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना है। अगला प्रश्न संख्या 26 है संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेख रखा जाता है? तो संचयी अभिलेख पत्र में छात्र की शैक्षिक प्रगति, उपलब्धियां, व्यवहार एवं विकास से संबंधित अस्थायी जानकारी का लेख रखा जाता है, ठीक है? अस्थायी अभिलेख संचयी अभिलेख समझ गए हैं साथियों? जो बालक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने जाते हैं, उनकी जो है किस प्रकार से उनकी प्रगति हो रही है, ठीक है? लेवल क्या है, उनका व्यवहार कैसा है, रवैया कैसा है, ये सभी जो है दर्ज किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर है विद्यालय के प्रमुख मानवीय संसाधन जैसे प्रधानाचार्य, अध्यापक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, ये सभी जो है मानवीय संसाधन हैं, ठीक है? मानवीय संसाधन का मतलब है कि कुछ न कुछ ये जो है सहयोग करते हैं, ठीक है? और मानव हैं। प्रश्न संख्या 28 है जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो उत्तर है जिला समन्वयक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान जैसी परियोजनाओं में शिक्षा की गुणवत्ता और सर्वसुलभता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त होता है। जिला समन्वयक सीधे जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के अधीनस्थ कार्य करता है। अगला है प्रश्न संख्या 29 शैक्षिक भ्रमण के कोई दो उद्देश्य या दो महत्व बताइए। तो पहला जो उद्देश्य और महत्व होता है कि शैक्षिक भ्रमण से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। जब बालक घूमेगा तो जो है जाहिर सी बात है देखेगा तो समझेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी उसके। विद्यार्थी प्राकृतिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, जो प्रकृति है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जुड़ते हैं। तीसरा है दृष्टिकोण और व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि, ठीक है? व्यावहारिक ज्ञान में उसके जो है वृद्धि होने लगती है छात्रों के, जो भ्रमण करते हैं, ठीक है? शैक्षिक भ्रमण। चौथा है छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आइए प्रश्न संख्या 30 है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो उत्तर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। आइए साथियों हम लोग 2022 का पेपर लेते हैं, ठीक है? 2022 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर 2022 का पेपर है और अतिलघुत्तरी प्रश्न
16 से लेकर के 30 तक आता है, तो आइए 16 से स्टार्ट करते हैं। समुदाय का अर्थ बताइए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम अर्थात एक साथ और म्यूनस अर्थात सेवा से बना है। एक स्थान पर रहकर सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मिलकर जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम सन 1993 में बना। प्रश्न संख्या 18 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 19 है, समय सारणी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा समय सारणी कार्यों को निश्चित समय में व्यवस्थित रूप से करने की योजना जिसे समय का सदुपयोग होता है। उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा जल्दी लेकर के चलेंगे साथियों, क्योंकि पीछे समझा चुके होते हैं, ठीक है। जैसे समय सारणी पीछे रिपीट हो चुका है। विद्यालय में समय सारणी क्यों बनाई जाती है जानते ही हैं, ताकि सही से जो है शिक्षा कार्य चलता रहे। टीचर अपने विषय जो है सही तरीके से पूरे कर पाए, नहीं तो एक टीचर हिलेगा तो लास्ट में ही निकलेंगे। और ये जो है प्राइमरी में ज़्यादा देखा जाता है, गवर्नमेंट कॉलेजों में एक टीचर जो हिल गया वो जब तक इंटरवल हो नहीं जाता है तब तक नहीं निकलते हैं, ठीक है। गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। आइए प्रश्न संख्या 20 है, मानवीय संसाधन के अंग बताइए। तो मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी एवं समुदाय होते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, लॉग बुक क्या होता है? तो उत्तर है लॉग बुक विद्यालय या कक्षा में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों एवं सूचनाओं का लिखित अभिलेख होता है। प्रश्न संख्या 22 है, एक सफल शिक्षक के 2 गुण लिखिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। सफल शिक्षक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं तथा विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष और सहानुभूति व्यवहार करता है। प्रश्न संख्या 23 है, टीएलएम का पूरा नाम लिखिए। तो टीएलएम का पूरा नाम टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक, सहायक सामग्री होता है। प्रश्न संख्या 24 है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने की प्रक्रिया जो है विद्यालय प्रबंधन कहलाती है। बात कर चुके हैं पीछे भी। प्रश्न संख्या 25 है, पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो कार्यों की निरंतर जांच, मार्गदर्शन तथा सुधार की प्रक्रिया को पर्यवेक्षण कहते हैं। जैसे कोई अध्यापक नहीं पढ़ा पा रहा है या कोई शिकायत है तो कौन देखेगा? प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, ठीक। तो ये सब जो है पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं और इन सभी का जो विद्यालय होते हैं प्रबंधक देखते हैं कि कहाँ से क्या कमी आ रही है, कैसे पूरा होगा। प्रश्न संख्या 26 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है, जहाँ से शैक्षिक योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है, जो विज्ञान शिक्षा के विकास हेतु कार्य करता है। प्रश्न संख्या 28 है, विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। अगर आपकी टीचिंग लगी थी साथियों, अगर आपने किया होगा तो 100% आपको पता होगा कि ये कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें अधिकांश अभिभावक सदस्य होते हैं, ठीक है, और उसमें एक महिला का होना भी जो है आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 29 है, 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो एक भूकंप है, दूसरा है बाढ़, ठीक है, ये सभी जो हैं प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 30 है, सूचना एवं अभिलेख का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। तो उत्तर हो जाएगा सूचना एवं अभिलेख विद्यालय प्रबंधन का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके माध्यम से विद्यालय की शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों की सही जानकारी प्राप्त होती है
अभिलेखों से विद्यार्थियों की प्रगति, उपस्थिति एवं अन्य आवश्यक विवरण ज्ञात होते हैं। आइए अब हम लोग 2023 का पेपर लेते हैं। ठीक है, आइए 2023 का प्रश्न संख्या 15 से स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, प्रश्न संख्या 16 अतिलिख उत्तरी प्रश्न 2023 का पेपर है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 16 से लेते हैं। साथियों वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा आप सभी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 16 है, विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। तो विद्यालय के बजट के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है चालू बजट, दूसरा है दीर्घ अवधि बजट, तीसरा है परंपरागत बजट, चौथा है विशिष्ट कार्यक्रम बजट। ठीक है, बजट का मतलब जानते ही हैं। ठीक, चमड़े का थैला जिसको बोला जाता है। और ये बजट का मतलब जो पैसे कहाँ पर कितना लगने वाला है, किस किस एरिया में जाएगा, उसी को बोलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 17 है, मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मीना मंच बालिकाओं के लिए विद्यालय में बनाया गया मंच है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को खुलकर बोलने का अवसर देना, उन्हें शिक्षा से जोड़े रखना, नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना तथा लिंग आधारित भेदभाव जो है उसको रोकना होता है। प्रश्न संख्या 18 है, मानवीय संसाधन के घटक बताइए। तो मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण, आवास, रोजगार, शुद्ध पेयजल, परिवहन, समता, न्याय, मानवाधिकार एवं सुरक्षा जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 19 है, प्रबंधन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्यों को कुशल एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसमें नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, नेतृत्व तथा नियंत्रण जैसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आइए प्रश्न संख्या 20 है, शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना होता है जहां शिक्षण अधिगम सामग्री रखी जाती है। इसके माध्यम से बच्चे देखकर, छूकर, पढ़कर सीखते हैं। इससे बच्चे के ज्ञान, अवलोकन शक्ति और स्व अधिगम में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 21 है, पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो किसी कार्य, प्रक्रिया या गतिविधि को बिना हस्तक्षेप किए ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया को पर्यवेक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य कार्य की वास्तविक स्थिति को समझना होता है। जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य हो गए, कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर देखते हुए जो है गए, सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, निरीक्षण किए। ठीक, उसी को पर्यवेक्षण बोला जाता है। आइए प्रश्न संख्या 22 लेते हैं साथियों। पूछा गया है कि सूचना संकलन के सोपान का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, सूचना संकलन के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं का संग्रह, उनका विश्लेषण, समेकन तथा उपयोग किया जाता है। इनमें कंप्यूटर, ऑनलाइन डेटाबेस का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रश्न संख्या 23 है, ग्राम शिक्षा समिति के कौन-कौन से सदस्य होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के समिति में जो है 15 सदस्य होते हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, 11 अभिभावक सदस्य, लेखपाल, एएनएम सम्मिलित होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, समय सारणी से क्या लाभ होता है। तो उत्तर है, समय सारणी से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों, अध्यापकों की उपलब्धता तथा उनके कार्य विभाजन की जानकारी मिलती है। इससे विद्यालय कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलता है। ठीक है, जब क्लियर हो जाएगा कौन किसका काम कब रहेगा तो अच्छे से कर पाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 25 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए। तो उत्तर है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों की प्रवृत्तियों का विकास, उन्हें सक्रिय बनाए रखना, नागरिक गुणों का विकास करना,
तथा सामाजिक भावनाओं को सुदृढ़ करना होता है। एनसीटीई का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो एनसीटीई का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से लागू हुआ। इसे 12 अक्टूबर 2005 ने 5 से जो है पूरे देश में ये जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कोई भी आपको किसी भी विभाग, कोई भी कर्मचारी से सूचना चाहते हैं तो आप जो है पूछ सकते हैं किसी भी विषय में। ठीक है। ग्राम प्रधान से पूछ सकते हैं कि कितना फंड आया था रास्ते में। तो ये सभी जो है जानकारी, किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 29 है, डायट मेंटर कौन होता है। तो उत्तर है डायट मेंटर ऐसे शैक्षिक मार्गदर्शन होते हैं जो विद्यार्थियों में जाकर शिक्षकों को शैक्षणिक सुधार हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा शासन की नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन से राष्ट्रीय अभिकरण हैं। तो उत्तर है प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्र स्तरीय अभिकरण हैं। पहला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तीसरा है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, चौथा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पांचवा है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान। आइए हम लोग अब चलते हैं साथियों, 2024 तो हुआ नहीं था, अब 2025 में चलते हैं। ठीक है, तो 2025 में प्रश्न संख्या 16 से 30 तक आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2025 का पेपर और अतिलघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है किसी संस्था जैसे विद्यालय के विकास एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु योजनाबद्ध रूप से कार्य को करना। अगला, विद्यालय में बजट के प्रकार लिखिए। तो विद्यालय में बजट के प्रमुख प्रकार होते हैं जैसे मास्टर बजट, पूंजीगत बजट, विभागीय बजट। प्रश्न संख्या 18 है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। खेल कूद से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पक्षों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 19 है, विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य हैं निधियों का कुशल उपयोग, तरलता सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 20 है, लॉगबुक क्या है। लॉगबुक एक अभिलेख है जिनमें घटनाओं, गतिविधियों या अवलोकनों को समय के अनुसार क्रमबद्ध रूप से दर्ज किया जाता है। उसमें टाइम वाइम सब दर्ज कर दिया जाता है, कौन सा घटना कब क्या हुई, कौन आया कौन गया। ठीक, विद्यालय से जुड़ी है, विद्यालय से रिलेटेड किसी भी चीज़ में। प्रश्न संख्या 21 है, यहाँ पूछा गया है कि टीएलएम का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो टीएलएम का पूरा नाम शिक्षण अधिगम सामग्री होता है, ये हिंदी में, बाकी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ, समय का सदुपयोग होता है। ठीक है, दूसरा अनुशासन में वृद्धि होती है, इससे निश्चित हो जाता है कौन सा टीचर कब किस क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो पता लगा एक टीचर ही लास्ट तक टाइम ही लेके चले गए, अगला टीचर जो है पढ़ा ही नहीं पाए। तो ये सभी जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए,
प्रश्न संख्या 23 है, पूछा गया है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो पर्यवेक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देकर उनके कार्य प्रदर्शन में सुधार करना। प्रश्न संख्या 24 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, संस्थागत नियोजन से तात्पर्य संस्था के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन करना। प्रश्न संख्या 26 है, विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान है, योजना बनाना अर्थात प्लानिंग, आयोजन अर्थात ऑर्गेनिज्म। अगला है प्रश्न संख्या 27, मीना मंच से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु बनाया गया मंच है, जहां उन्हें नेतृत्व और अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। आइए प्रश्न संख्या 28 है, एनपीआरसी का पूरा नाम लिखिए। तो एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक, न्याय पंचायत रिसोर्सेस सेंटर है। प्रश्न संख्या 29 है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य बताइए। ठीक, तो मनोविज्ञानशाला के 2 कार्य हैं, पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना तथा शैक्षिक परामर्श प्रदान करना। प्रश्न संख्या 30 है, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के कार्य लिखिए। तो जिला परियोजना अधिकारी जिले की योजनाओं का प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी करता है। ठीक है, तो ये जो है साथियों पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा।